नमस्कार साथियों, मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूं और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से करवाने जा रही हूं जो डॉक्टर निखिल राठौड़ हैं और रेस्पिरेटरी डिसीज़ स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही चेस्ट फिजिशियन भी हैं। वे बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत सारी उनकी डिग्रियां हैं, लेकिन मानवीय सेवा में लगे हुए वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो विवेका हॉस्पिटल से नागपुर से जुड़े हुए हैं। और पहले वो कहाँ थे, क्या थे, ये हम उनसे सुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जीवन हमारी सांसों पे टिका है और ये जो सांसें जो हमारी चलती है वही हमारे डॉक्टर निखिल राठौड़ जी के हाथों में है कि ये सांसें चलती रहे, सही चलती रहे। इसके लिए कैसे क्या हम करें, तो ये सारी बातें, बहुत सारी उपयोगी बातें आज साथियों आपको सुनने को मिलेगी डॉक्टर निखिल राठौड़ जी से। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा है कि डॉक्टर, जैसे कहते हैं ना कि जब जन्म होता है तो तब हमारा नाम नहीं होता है पर हमारे पास सांसें होती है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती है। तो ये जो सांस से लेकर जो हमारे नाम तक का जो हमारा एक सफ़र चलता है, वो सब कुल मिला के देखें तो सांसों पर टिका एक जीवन है। और ये जीवन देने वाले आप डॉक्टर निखिल राठौड़ हैं, जिनके हाथों में बहुत कुछ है। तो हम जानना चाहेंगे कि कोरोना के टाइम लोगों ने सांसों की कीमत समझी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो उस समय मृत्यु हुई थी वो लंग में जब ये चला गया था, वायरस चला गया और सांस लेने की तकलीफ के कारण बहुत सारे लोग उस समय इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो उस समय लोगों ने काफ़ी सारे प्राणायाम, योगासन और ये सब शुरू किए थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमें आपसे पूछने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे, मतलब एक तरह से सरल भाषा में बोलेंगे तो लंग स्पेशलिस्ट हैं और हमारे शरीर में होते हैं दो लंग। तो ये लंग जो हैं, ये कैसे क्या ऐसे चपेट में आ जाते हैं कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है? थोड़ा डॉक्टर प्लीज ये बताइए आप। जरूर जरूर। तो सबसे पहले तो मैं सबको नमस्ते करता हूँ। और जैसे आपने इतना अच्छे शब्दों में बताया कि हम शुरू सांस से होते हैं और अंत हमारा नाम से होता है। तो जैसे अभी हम सांस लेते हैं, जो भी हवा हमारे आजू बाजू में है वो कई सारे गैसेस से मिली हुई होती है। उसमें जो ऑक्सीजन है वो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए होता है। जैसे किसी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो हम खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे यूज़ में लाने के लिए बॉडी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो फ्यूल हमारे पास है, पर जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो फ्यूल बर्न नहीं होगा, उसमें से एनर्जी नहीं आएगी। और इसी को जब हम नाक द्वारा या मुंह द्वारा हम इस हवा को अंदर लेते हैं, ये हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में जैसे आप यहाँ की एक नली को देख सकते हैं जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। तो ये नली राइट और लेफ्ट दो साइड में विभाजित होती है और आगे चल के छोटी छोटी नलियों में और विभाजित होते जाती है। इसके अंत में एक अल्वियोलाई नाम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ उसके बाहरी सतह पे हार्ट से आने वाला जो खून है, जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड आप जिसे बोल सकते हैं, जो नया ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लंग्स में आया हुआ है, वो उन धमनियों में होता है। अच्छा। और जैसे ही हम सांस लेते हैं, अल्वियोलाई नए हवा से भर जाता है, नए ऑक्सीजन से, और इन धमनियों के कांटेक्ट में आने की वजह से CO2 बाहर जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आएगा। और ये प्रक्रिया होती है नॉर्मल। पर जहाँ पे या तो इस अल्वियोलाई में कहीं पानी जम गया है, या इनका जो धमनी है और अल्वियोलाई है, इनका जो कांटेक्ट है वो मोटा हो गया है, वो सतह मोटी हो गई है, जिसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सही तरीके से अपनी जगह नहीं बदल पाते। उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें ऊपर से ज्यादा ऑक्सीजन या ज्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो लंग है, इस क्या कारण हो जाता है ऐसा कि लोगों को जैसे लंग इन्फेक्शन बहुत हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि निमोनिया हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि लंग कैंसर हो रहे हैं,
और ये सब का कुछ कारण मोटा मोटा यदि देखें तो हमको थोड़ा तो समझ में आ जाता है कि आजकल जैसे पोल्यूशन बहुत है या हमारे खान पान की कुछ समस्याओं के कारण आ रहा है, परंतु जैसे कि आप इतने पेशेंट्स देखते हैं तो आप हमको शायद ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि ये इन्फेक्शन और ये सब प्रॉब्लम्स क्या हैं। किसी भी इंसान को जब कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले डिपेंड करता है उसकी खुद की बॉडी पे, उसके जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स का एक भाग होता है हमें इन्फेक्शन या कैंसर या और कोई बीमारी होगी या नहीं, इसके बारे में हमारी पहले से कितनी शरीर में क्या रचना है उसके हिसाब से ये सब तय होता है। हाँ। दूसरा जो होता है हमारा न्यूट्रिशन या फिर हमारा रहन सहन, जो हमारी लाइफस्टाइल होती है। जैसे आज कहते हैं कि जेन ज़ी की लाइफ हो गई है। मजे तो काफी है पर उसमें आराम नहीं है, बॉडी को सही तरीके से संभालने की कोशिश नहीं हो रही है। और यही सारी चीजें मिलके फिर इम्यूनिटी को अपने डाउन कम कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हमें जल्दी से हो सकता है, इम्यूनिटी भी कम कर देती है, कम हो जाती है। तो डॉक्टर जैसे ये स्मोकिंग है या अल्कोहल सेवन जो है, क्या ये सब का असर लंग पे, यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो मेजॉरिटी में यदि प्रॉब्लम्स आती, फिर भी कई लोग मैंने ऐसे देखे जो स्मोकिंग कर रहे हैं और लंग, तो ये है क्या? कुछ नहीं हुआ। जी। जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है उसे लंग कैंसर हो रहा है। जी। जो स्मोकिंग कर रहा है उसको नहीं हो रहा है। कैंसर होने का, लंग कैंसर होने का क्या रीजन है? जैसे मैंने आपको पहला फैक्टर बताया जेनेटिक्स। ओके। इन सब में जेनेटिक्स भी काफी मायने रखता है। जीन्स आपकी ससेप्टिबिलिटी, मतलब आपकी संवेदनशीलता बॉडी की, वो बताती है कि आपको कोई डिजीज जल्दी होगा या बाद में होगा। जी। तो उस हिसाब से तो ये जैसे खान पान में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को बचा सके? क्या हमने उसके लिए किस तरह के खान पान पे ध्यान देना चाहिए? अभी खान पान की बात जो निकली है तो हम सिर्फ लंग्स की बात नहीं करेंगे, हम पूरे शरीर की बात करेंगे इसमें। खान पान में सबसे ज्यादा जो चीजें हमारे लिए सच में बनी थी उसी का सेवन किया जाए। जो हमारे लिए नहीं बना था, जैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड शुगर्स हो गई, केमिकल्स हो गए, स्मोकिंग, वेपिंग, ये सारी जो चीजें हैं जो हमारे लिए कभी बनी नहीं थी, जो एक नेचुरल हैबिटेट में कभी थे ही नहीं, जिन्हें हमने अप्राकृतिक तरीके से बनाया है और उसका सेवन हो रहा है, और वो भी मात्रा के बाहर। तो इसको हमें टालना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे जो कॉस्मेटिक्स का आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज करने लगे, क्या जेंट्स क्या लेडीज, तो क्या इसका भी लंग पर कुछ असर पड़ता हो? इन्हें स्किन वगैरह पे पड़ता है, ये तो एक कॉस्मेटोलॉजी का हो गया, परंतु मैं, चूंकि आप लंग स्पेशलिस्ट है, इसलिए मैं पूछना चाहूंगी, ये कॉस्मेटिक्स का लंग पर कोई असर पड़ता है? कॉस्मेटिक्स में सबसे ज्यादा अगर कोई एलर्जिक है किसी पाउडर को या कई आपने नई शिशुओं की माताओं को देखा होगा कि जैसे उन्हें बच्चा हो जाता है उनको एलर्जी शुरू हो जाती है। अच्छा। वो इस कारण से कि वो जैसे ही कोई पाउडर, आज ये पाउडर लगाएंगे, फिर दूसरे महीने एक पाउडर लगाएंगे, तो वो पाउडर की एलर्जी शायद उन्हें हो सकती है। तो यानी ये जो तो जैसे सेंट वगैरह लगाते हैं या फिर लोग रूम फ्रेशनर जो यूज करते हैं, तो ये सब आपको लगता है कि सही नहीं? इससे भी एलर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। पर डॉक्टर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिनको एलर्जी है उनको तो ठीक है, पर जो आम लोग यदि रूम में बैठे रहते हैं, और आजकल जनरली रूम फ्रेशनर का यूज बहुत ज्यादा होता है। फ्रेशनर्स में आपने देखा होगा कि वो एक बड़ी जगह के महकाने का काम करती है, तो उसमें जरूरत ये होती है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इतने छोटे हो कि वो तुरंत जमीन पे ना गिरे। अच्छा। और वो हवा में तैरते रहे, ताकि एक सुगंध बना रहे उस जगह में। तो वो इतने छोटे होते हैं जिनको तैरने के लिए बनाया जाता है कि वो इजीली हमारे लंग्स में चले जाते हैं, लंग्स में आखिरी तक जा सकते हैं, जो एल्वियोलाई है। यानी ये एडवाइजेबल नहीं है, यानी हमने नेचुरल कोई फ्रेग्रेंस के लिए ये करें, बट नॉट रूम फ्रेशनर। रूम फ्रेशनर हो गया। दूसरा जो धूप अगरबत्ती लगाते हैं उसे भी टालना चाहिए। यानी लोग पूजा के लिए तो इतनी ज्यादा बत्ती लगाते रहते हैं, अगरबत्ती,
वो भी टालना चाहिए। जी जी। और जो धूप वगैरह लगाते हैं जिसमें से भी स्मोक निकले, वो नहीं करना है। अच्छा, और दूसरा ये पूछ रही थी मैं कि जैसे एसी के कमरे में जब हम बैठते हैं, हाँ, तो ये इतने घंटों, जैसे आजकल ट्रेवल करो तो एसी है, फ्लाइट में जाओ, बस में जाओ, कार में जाओ या कमरे में बैठो, हर जगह एसी में हम लोग हैं। हाँ। क्या ये भी लंग के लिए सही है? नहीं, क्योंकि अभी अगर हम देखें एसी में कोई नई हवा नहीं आती जी, वो आपके रूम के ही हवा को लेता है, उसी को ठंडा करके आपको फिर से देता है। बिल्कुल। तो इसमें कोई नई बाहर की हवा लेके ठंडी करके फ्रेश एयर आपको नहीं दे रहा है, कोई रिसर्कुलेशन बाहर से नहीं। जी जी, यानी हमारे को ताजी ऑक्सीजन ही मिलनी चाहिए। हाँ, तो हम अगर इस रूम में कोई खिड़की खुली नहीं है, सिर्फ एसी चल रहा है, तो इसमें जितनी हवा है बस वही है। इसमें नया एडिशन कुछ नहीं होने वाला है। यानी जो हमारी आजकल की जीवन शैली है, उसका एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो हमारे लंग्स को खराब करने के लिए वो बराबर। और इसमें इन्फेक्शन फैलाने के लिए दो चीजें हो जाती है। जैसे एसी होता है उसमें फंगस काफी जमा होता है, और वही फैन के द्वारा पूरे रूम में सर्कुलेट होते रहता है। दूसरा, जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, बड़े बड़े रूम्स होते हैं, वहाँ पे ये रिसर्कुलेशन, मतलब एक बंद जगह में वही हवा बार बार घूम रही है, और आप वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे, अगर कोई किसी को सांस की भी मतलब कोई इन्फेक्शन है लंग्स का, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो वो आपके एनवायरनमेंट में वो कहीं बह नहीं जा रहा है। करेक्ट। जब क्रॉस करंट्स होता है या फिर क्रॉस वेंटिलेशन होता है, तो आपके आजू बाजू वाली जो हवा है वो बदलते रहती है। जी। तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम ज्यादा हैं। और ये जो कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, अभी जगह जगह इतनी बिल्डिंग्स आ गई हैं, तो क्या ऐसे सब चीजों का भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल। जैसे अभी हम एज ए लंग स्पेशलिस्ट कई पेशेंट्स हम ऐसे देखते हैं जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं, या जो पत्थर तोड़ने की जगह पे काम कर रहे हैं, गिट्टी बनाने में, क्रशर्स में, उनमें एक जो बीमारी होती है लंग्स की, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। वो होता है ये डस्ट से, जो पत्थरों से निकल रही है या सिलिका से निकल रहा है। और आज हो क्या रहा है, हमारे आजू बाजू में सब सिलिका है, बिल्कुल, सीमेंट है, सीमेंट के रास्ते हैं, गाड़ी चलती है, सीमेंट उठता है, और वही हम ले रहे। मतलब हम उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जिस एनवायरनमेंट में ये कोल माइंस वाले या फिर क्रशर वाले जो पेशेंट्स है वो उसमें काम कर रहे हैं। और हम बस रास्ते देख के सोच रहे हैं कि हम शहर में आ गए, बट और इतने साल जो व्हीकल्स चल रहे हैं रोड में, उनसे भी पोल्यूशन बहुत हो रहा है। और जो ट्रैफिक पुलिस जो है वहाँ खड़ा रहता है पूरे टाइम, आसपास गाड़ियां चलती रहती है, तो मेरे ख्याल से वो ऐसे वाले केसेस बहुत होते होंगे लंग। बिल्कुल। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, COPD या एम्फाइजेमा। जी। तो इस बीमारी को सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है स्मोकिंग से, या जिनको स्मोक एक्सपोजर ज्यादा है। तो कई सारे पुलिस ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, फिर भी उनको COPD हुआ है। जब हम उनके डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कि आपका काम क्या था, जब वो बताते हैं कि किसी समय में हमें ये भी काम करना पड़ता था, या फिर हम बाहर ही घूमते रहते हैं उनके वर्किंग के हिसाब से, तो जो ये क्रोनिकली वो इनहेल करते रहते हैं, जो भी स्मोक होता है गाड़ियों का, डीजल, पेट्रोल, तो इसकी वजह से ये COPD उनमें भी देखा जाता है। जैसे जो ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, जी हाँ, उनमें भी ये दिक्कतें देखने में। जी। तो डॉक्टर आप ये बताइए कि फिर ये जो सारा माहौल जो हमारे आसपास का है, सभी कुछ पोल्यूशन, या फिर ये सीमेंट के जो सारे जगह बिल्डिंग्स बनी, रोड बनी है, हर जगह से हमको, हमारे लंग को खतरा तो है ही, तो इस सब में रहना भी है हमको, तो फिर हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशंस हमें ये लेने हैं, हम चाहते हैं कि हम सब आगे बढ़े, उन्नति हो हर चीज की, पर उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, तो हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम इन चीजों से दूर रहें। अब ये कैसे करेंगे, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम मास्क का उपयोग करें, जो हमने कोविड ने हमें इतनी अच्छी सीख दी है, तो उसने वो काफी अच्छी सीख दी है हमें, और उसका प्रभाव भी हम आजकल देखते हैं कि जो पुराने टाइम में
कोविड के पहले जो पेशेंट्स आते थे और अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें काफी डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जैसे अभी घर में हम जैसे बैठते हैं, हमें लगता है कि हम एक सेफ प्लेस में, बिकॉज वो घर वालों के साथ, करेक्ट। पर उसमें भी जब हम दरवाजे खिड़कियां खुली रखते हैं, विदाउट मैश रखते हैं, अगर हमारा घर दरवाजे के साइड में ही है जी, और उसकी की धूल उड़ के अगर घर में आ रही है तो आपको वो भी परेशान करेगा। और आजकल तो इतने कंस्ट्रक्शन के काम आसपास चलते हैं कि और ज्यादा ही धूल हो जाएगा, आसपास से आती रहती है। तो ये जो जैसे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, मतलब हर एज ग्रुप का आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे ये सारे माहौल में से तो भाग तो सकता नहीं है कोई, परंतु फिर भी एक प्रिकॉशन लेते हुए जैसे पेरेंट्स क्या करें कि बच्चों को किस तरह से एक हेल्दी लंग रखने के लिए वो बच्चों को क्या एक्सरसाइज कराएं, क्या खिलाएं, और फिर जैसे यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए, और फिर जो ओल्ड लोग हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए। ठीक है, तो जैसे ही हम घर से शुरुआत करते हैं, सबसे छोटे मेहमानों से जो बच्चे होते हैं जी, तो उनके लिए जरूरी है कि जो उनकी रहने की जगह है, रूम है, वहाँ पे नियमित रूप से सफाई हो जी, और जब सफाई हो तब वो बच्चे वहाँ पे ना हो, उस रूम में ना हो। करेक्ट। इससे होता ये है कि डस्ट, जो फंगस वगैरह सब जमा है, वो सब निकल जाता है। बिल्कुल। उसके बाद जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं या खेलने कूदने वाले बच्चे, आप उनको कोशिश कीजिए कि दिन का कोई समय जो कि शाम का ही समय बनता है जी, उस समय इनको खुले मैदान में ताकत लगा के खेलने दीजिए। अच्छा। हम उनको बिठा के उनसे एक्सरसाइज नहीं करवा सकते कि आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो उनके मन से दौड़े भागे खेले, उसी में उनकी एक्सरसाइज हो जाए। उन्हें और उसी उम्र से इनको सिखाना है कि जो नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे स्नीजिंग एटिकेट्स, जैसे कफिंग एटिकेट्स, तो ये सारी चीजें उनको तभी से हमें सिखानी होती है जी। उसके बाद जैसे हम मिडिल एज में जैसे वर्किंग क्लास में आते हैं, तो इनके लिए जरूरी हो जाता है कि ये जब बाहर जाते हैं तब मास्क का उपयोग करें। जब वर्क प्लेस में रहते हैं, अगर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो एक ही एरिया में बंधा हुआ है, तो बीच बीच में 1.5-2 घंटे में जाके थोड़ा सा फ्रेश एयर इनहेल करे, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बीच बीच में करे। योगा प्राणायाम काफी अच्छे और काफी इफेक्टिव है प्रिवेंट करने में। और उसके बाद जब हम अनुलोम विलोम, ये जो सारा हम लोग कर रहे हैं, प्राणवायु जो हम नॉर्मली निमोनिया के बाद पेशेंट जो ठीक हो रहे होते हैं, उनमें भी हम लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, सांस धर के रखना, ये सारी चीजें उनको हम समझाते हैं। और इन सब के साथ वैक्सीनेशन का भी इसमें काफी बड़ा रोल है। अच्छा। जो हर एज ग्रुप के लिए है, बच्चों के लिए भी है, मिडिल एज, ओल्ड एज, सबके लिए रेस्पिरेटरी। हमको लगा कि कोरोना के टाइम तो सबने करवा लिए थे, लेकिन अभी नहीं मालूम है कि ये करवाना चाहिए। तो ये तो हमारे मतलब ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, तो ये थोड़ा बताइए ना कैसे क्या है तो ये? हमारे यहाँ पे एक एडल्ट इम्यूनाइजेशन करके एक प्रोग्राम होता है। अच्छा। तो उसमें हम जैसे अभी कोई पेशेंट है या फिर व्यक्ति है जिसे कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी हमें उनको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे बार बार जैसे बरसात का मौसम शुरू हो जाए या ठंड का मौसम शुरू हो जाए, बार बार फ्लू होना, जैसे हम आजकल सुनते हैं स्वाइन फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, ये इन्फ्लुएंजा, वो इन्फ्लुएंजा, अभी चिकनगुनिया भी वगैरह, ये सब भी बहुत हो रहा है जी। तो ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है फ्लू वाले, तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम एक वैक्सीन देते हैं जिसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहते हैं। ओके। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए, सभी के लिए होता है। और यानी साल में एक बार लगाना है आपको, क्योंकि ये हर साल अपडेट होता है। ओके। जैसे ये वायरस अपडेट होता है, वैसे ये वैक्सीन भी अपडेट करते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। WHO की तरफ से है। अच्छा। तो तो इसका क्या पूरा नाम है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा टेट्रा। अच्छा। क्योंकि इसमें 4 वेरिएंट्स का इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। यस, जो लंग इन्फेक्शन है। जैसे मुझे कोविड नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने कोविड वैक्सीन लगाया, तो मुझे फ्लू नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने फ्लू वैक्सीन लगवा लिया।
अच्छा, तो उस तरीके से ये काम करता है। अच्छा। दूसरा एक कॉमन जो वैक्सीन हम देते हैं वो यूजुअली हम 65 इयर्स के बाद जो लोग होते हैं उनके लिए, या फिर उसके कम, उससे कम अगर कोई है, सीनियर सिटीजन और यंग लोगों में जिनके लंग्स में काफी डैमेज आ चुका है, या कुछ स्पेशल कंडीशंस है जिसमें हम वो देना चाहते हैं, वो होता है निमोकोकल वैक्सीन। वो एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन होता है, जो एक सीवियर निमोनिया आपका प्रिवेंट करवा सकता है। ओके। तो इसके लिए कोई टेस्ट पहले, इंजेक्शन के पहले कोई टेस्ट नहीं होता है, बस एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन कि आपको एक्टिव कोई इन्फेक्शन ना हो, आपको सर्दी बुखार कुछ ना चल रहा हो। जब आप अच्छा फील कर रहे हो तब हम आपको ये एडवाइस करते हैं। ओके, अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये कई लोग नहीं लगा रहे हैं, नहीं मालूम है, क्योंकि कोरोना गया तो ये सब लेना भी ये हो गया। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ स्पेशल डाइट कुछ है क्या जिससे कि हम ज्यादा हेल्दी रहने के लिए, नहीं बट फॉर लंग्स के लिए आपको डाइट ऐसे कुछ बड़ा चेंजेस नहीं करना है, यानी ठंडा वंडा ये सब, एक नॉर्मल डाइट, अपना यूजुअल डाइट रखना है। अच्छा। और उसके साथ साथ आपको कोशिश ये करनी है कि आप प्रोटीन्स को ज्यादा रखें अपने डाइट में, और साथ ही साथ जो अपने मसल्स है अपर गडल्स के, उनके लिए जो सादे अपने एक्सरसाइजेस होती है वो उसके साथ करें, ताकि कई लोग जो सांस की तकलीफों से जूझ रहे हैं, अच्छा, उनमें ये होता है कि उनके मसल सूख जाते हैं, और उनको उतनी सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होती है। अगर वो पहले से ही उसके लिए तैयार है, यानी वो यूज्ड टू होते जाते हैं उनके मसल्स, तो उनके लिए प्रोटीन्स और ये एक्सरसाइज काफी काम। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनको सांस की तकलीफ होने लगती है, फिर भी वो चढ़ तो जाते हैं, पर ये कोई सिम्टम है क्या कि ऐसे नहीं होना चाहिए? तो इसे हम कहते हैं कि ब्रेथलेसनेस और या फिर डिस्निया। तो जब इसके लिए ऐसा है कि हम कोई भी अगर नॉर्मल इंसान है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस अगर सर्टेन स्पीड से चले तो उनको वो ब्रेथलेसनेस होने ही वाला है। अच्छा। पर इसमें भी 4 कैटेगरीज बनाई गई है कि उसके हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट किस लेवल पे ब्रेथलेस है। अच्छा। और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। आके वो आप चढ़वा के टेस्ट लेते हैं? नहीं, अच्छा। जैसे पेशेंट आता है हमारे पास, वो कहता है कि पहले मैं इतना चल लेता था आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब मैं उतना नहीं चल पा रहा हूँ। अच्छा। या फिर मैं जब मेरे दोस्तों के साथ चल रहा हूँ तो मैं सबसे पीछे रह जाता हूँ। अच्छा। मैं कहीं एक माला भी अगर चढ़ूं, जो मैं हर रोज 10 बार करता था, अभी एक बार में मैं थक जाता हूँ। अच्छा। या बैठे बैठे मुझे लगता है कि मेरी सांस अटक रही है, सीने में जकड़न आ रही है, लंबी सांस लेके मुझे राहत मिलती है। जी। तो उस केसेस में हम इस ब्रेथलेसनेस को और थोड़ा आगे देखते हैं। अच्छा, तो ऐसे मैंने मतलब कोई 1-2 लोगों का ऐसा देखा है कि वो क्लॉट्स जैसे बन गए उनके बॉडी में, और फिर जब वो बात कर रहे हैं तो बहुत सांस चल रही है बातचीत, तो ये क्या है? तो जैसे हमने ब्रेथलेसनेस अभी डिस्कस किया, तो ये क्या होता है हमने देखा, पर इसके कारण बहुत सारे हैं। जैसे अगर हवा में ऑक्सीजन कम है, जैसे हिमालय में कोई जाता है तो उसको ऑक्सीजन कम होने की वजह से ब्रेथलेसनेस होता है। पर अगर कोई यही पे है, जैसे आपने क्लॉट्स की बात की, तो कई लोगों में जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती है, उसमें नॉर्मली ब्लड क्लॉट नहीं बनते। अच्छा। पर किसी कारणवश जब उसमें ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं और वो सांस जो अपने लंग्स को जो सप्लाई जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्योर ब्लड लेने के लिए जो ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड जाता है, उन धमनियों में जब ब्लड क्लॉट आ जाता है तो जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है वहाँ पे ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा है। करेक्ट, इसलिए। और वहाँ पे फिर नया ऑक्सीजन हम ले नहीं पाएंगे, और उसकी वजह से फिर सांस हमारी फूलती है। अच्छा। इसे हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं। तो जैसे एक पेशेंट है जिनका की प्रश्न है ये, मैंने उनको जैसे बताया था कि मैं ऐसे मतलब मिलने जा रही हूँ डॉक्टर से, तो उनका बोलना है कि काफी पहले उनको डॉक्टर ने एस्पिरिन लेने को बोला था, लेकिन थोड़े दिन लेके उन्होंने बंद कर दिया लेना। फिर कुछ उनको प्रॉब्लम आई नहीं, और कुछ साल गुजर गए, और फिर उनके कुछ काफी क्लॉट्स बन गए। वो छोटा मोटा कुछ दर्द हो रहा पैर में, उन्होंने ख्याल नहीं किया, थोड़ा निग्लेक्ट किया।
अभी ऐसा हो गया है कि उनके वो डॉक्टर को दिखाने से उन्होंने एस्पिरिन दिए, ब्लड थिनर, वो लेना शुरू कर दिए। लेकिन डॉक्टर का बोलना है जो तुम्हारे इतने पुराने जो क्लॉट्स हैं उसको अभी हम कुछ नहीं कर सकते, और अभी तुम्हारी एज ऐसी है कि हम तुम्हारे को सर्जरी से निकाल भी नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो ऐसे समय पर क्या करे वो पेशेंट? इनमें हुआ ये है कि शायद इनको पहले डीवीटी था, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। अच्छा। ये होता उन लोगों में जैसे अभी कोई अगर ज्यादा टाइम तक बैठे है, बैठ के 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, कोई जैसे पुलिस है, टीचर्स है जो खड़े खड़े घंटों खड़े काम करते हैं, सर्जन्स होते हैं जो 8-8 घंटे की सर्जरी वन स्ट्रेच में खड़े खड़े करते हैं। तो इनमें जो पैर में जो खून आता है वो जो ऊपर जाना चाहिए वो हमारे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी वो ऊपर धकेले जाएगा, पर इन लोगों में ये हो नहीं पाता। अच्छा। क्योंकि इनके पैर काम नहीं कर रहे। तो रुके हुए पैर की वजह से जो वहां पे खून रुका हुआ है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, उसमें कोएगुलेशन मतलब जमने की टेंडेंसी बन जाती है। तो धीरे धीरे वो वहां पे बनते हैं, फिर वहां से जब वो पेशेंट जब चलता है या फिर वहाँ दर्द की वजह से मसाज करता है, वो टूट के वहां से फिर मेन सर्कुलेशन में आके या तो आपके लंग्स में जाएगा या अगर ब्रेन में जाता है, वेरी रिस्की। हाँ, ब्रेन में अगर जाता है तो उससे स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि वो जहाँ अटका उसके आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। जहाँ लंग्स में अटकेगा उसके आगे कोई ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड नहीं जाएगा। तो इससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हम बोलते हैं। नीचे डीवीटी हुआ, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, वो क्लॉट ऊपर आया, अच्छा, हमारे लंग्स में अटका तो हम उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो इसके लिए जो एक्यूट चीजें होती है उसमें हम खून पतला करने की दवाई देते हैं। जी। अगर बहुत बड़ा है जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी मैनेज नहीं हो रहा है, जिंदगी खतरे में है, तब हम एक प्रोसीजर करते हैं थ्रोम्बेक्टोमी। उसमें या तो सर्जिकली हम बाहर से जाके नली को काट के उसे निकालते हैं या फिर एक वायर डाल के जैसे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, उससे हम उसको सक्शन करके उस क्लॉट को निकाल देते हैं। पूरे जो इधर उधर बॉडी में क्लॉट से सब आ जाएंगे? नहीं, जहाँ तक वो पहुंचेगा उतना ही। और जो ये खून पतला करने की दवाई है इससे भी क्लॉट जो है वो कई हद तक कंप्लीटली लेकिन वो जो नए नहीं बनेंगे, पर पुराने तो इधर उधर रहेंगे। पुराने जो है अगर उसमें ऑर्गेनाइज हो गए, कैल्सिफाइड हो गए तो उसे वहां तक दवाई नहीं पहुंचती है। यानी ये है कि मतलब हर किसी ने कितना केयरफुल रहना चाहिए कि मूवमेंट्स रहे, बॉडी का। आप खड़े हैं, बैठे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, चाहे कितना भी काम हो, आप 5 मिनट के लिए एक वॉक ले आइए, और वो वॉक हो सके तो बिल्डिंग के बाहर हो, ताकि आप थोड़ी सी फ्रेश एयर भी ले और आपका चलना भी ये बहुत जरूरी आपने बताया डॉक्टर, क्योंकि क्या है आजकल जो लेडीज है ना वो क्या करती हैं, घंटों टीवी पर या फिर मोबाइल पर चैट चल रही, या फिर वो पूरा प्रोग्राम देखते बैठ रहे, मतलब एक ही जगह बैठकर वो पूरा सीरियल देख रहे हैं। इवन तो ये मतलब फीमेल्स है जो कंटिन्यूसली किचन में खड़े काम ही करते जा रही है, लंबे समय तक पूजा अर्चना चल रही है, वो भी है। जी हाँ, जो फोल्ड करके पैर बैठते हैं। और आजकल जैसे कि बड़े ऑफिसेस में कंप्यूटर पे घंटों लोग बैठ के काम करते रहते हैं, तो वो भी शायद मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि बीच में वो 1-1.5 घंटे में आपको एक चक्कर लगाना ही लगाना है। डॉक्टर, आप और कुछ लंग से रिलेटेड, जैसे आपके पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो आप कुछ मोटी तौर पे जो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक दिन से शुरू करता हूँ, दिन के अंत तक। तो छोटी चीजें जिनको हमें ध्यान में रखना है, जैसे ही हम नींद से उठते हैं तो आपको सबसे पहले तो कोई ना कोई, जो भी आपको, अगर एक्सरसाइज पसंद है आप एक्सरसाइज कीजिए, अगर आपको नहीं एक्सरसाइज पसंद, आप 10-15 मिनट बैठ के प्राणायाम कर लीजिए या फिर कोई योगासन कर लीजिए। बिल्कुल। तुरंत उसके बाद अपने खाने का समय हर ऑर्गन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही एक पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। तो आप खाने का समय, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर
इन सब का टाइम फिक्स रखे, अच्छा। क्वांटिटी सही रखे, करेक्ट। और जंक फूड को अवॉइड करें। हाँ। उसके बाद जैसे आपको एक वर्किंग टाइम आपका हो गया, उसमें जैसे हमने अभी बात की कि हमें घूमना चाहिए, थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए। सेम शाम के समय भी अगर आपको समय आप निकाल पाते हैं, फैमिली के साथ आप अगर समय निकाल पाते हैं, घर के आसपास किसी गार्डन में जाइए, घूमिए, वहाँ पे जो हमें भगवान ने दिए हुए पेड़ है, बिल्कुल, उनका गिफ्ट आपने लेना नेचर में थोड़ा सा घूमना बहुत जरूरी है। मन को भी खुशी मिलती है और ऑक्सीजन भी मिलेगा। और साथ में जब घर वालों का साथ होता है तो वो फायदा डबल हो जाता है। बिल्कुल। और अब हम और एक चीज हो जाती है, अब ये हो गया शाम तक जब हम सोएंगे, तो सोने समय भी हमारे लंग्स पे काफी ज्यादा प्रेशर आता है। अच्छा। तो एक एंटिटी है जो जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या फिर स्लीप एपनिया। अच्छा। इसमें होता ये है कि मरीज जब सो रहा है तो उसकी सांसें रुकती है, बीच बीच में सांस बंद हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन काफी कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से उस दौरान जितने भी ऑर्गन्स है उनको ऑक्सीजन कम जाता है और उसको छोटा छोटा इंजरी कंटिन्यूसली चलते रहता है। और ये हर दिन होता है, हर रात में, हर 15-20 मिनट में ये होते रहता है। और ये किसी को पता नहीं चलता है। नहीं, पर ये हर किसी के साथ होता है? हर किसी के साथ नहीं होता है। यही हमें जानना है। अगर हमारे पड़ोस में सोने वाले, मतलब हमारे रूम में सोने वाले या कोई बच्चे जिसे भी हम देखते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं होगा, किसी को भी हो सकता है। जैसे कोई, अगर आपको ये देखना है कि किसी को ये है तकलीफ, तो आपको बस ये देखना है कि रात में वो खराटे ले रहा है क्या। अच्छा, ओके। जनरली हम ये बोलते हैं कि जो खराटे ले रहा है वो बहुत बढ़िया सो रहा है, बहुत गहरी नींद सो रहा है। हाँ, पर बात ये होती है कि वो नॉर्मल सांस के लिए झट रहा है, झगड़ा चल रहा है उसका, तो वो स्नोरिंग जो है, खराटे जो है, ये एक ऑक्सीजन के लिए उसका फाइटिंग चल रही है, हवा लेने के लिए वो उतना जोर लगा रहा है, क्योंकि यहाँ का पाइप इतना दब चुका है कि उसमें से हवा नहीं जा पा रही। जैसे हम कोई सीटी बजाते हैं, अगर हम उसमें का जो रुकावट है उसे निकाल दें तो आवाज नहीं आएगी। पर जैसे ही रुकावट डालेंगे तो आवाज आना शुरू होता है। वैसे यहाँ पे रुकावट आएगी, आपकी आवाज खराटों के रूप में आपको सुनाई देगी। और बीच में आप जैसे ऑब्जर्व करेंगे तो बीच बीच में ऐसे स्पेल्स आएंगे कुछ सेकेंड्स के, 5-10 सेकेंड्स के, जब खराटे भी बंद हो गए, सांस भी नहीं ले रहे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। अच्छा, वो समय पे वो ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी उस समय तब आपकी बॉडी पे जो है वो एक आघात होता है। और जब आपका ऑक्सीजन एकदम डेंजर लेवल के नीचे चला जाता है तो ब्रेन खुद एक्टिवली पार्ट लेता है और आपको जगाता है, तो आप करवट लेते हैं या फिर उठ जाते हैं, लंबा सांस लेके फिर शुरू करते हैं। तो इस समय ऑक्सीजन नहीं मिलने से एकदम उठ जाते होंगे। और इसके सिम्टम्स फिर दूसरे क्या है, ये तो हो गया आपने देखे हुए, पर पेशेंट क्या महसूस करेगा। जैसे पेशेंट सुबह उठा, वो बोलेगा कि नींद ही नहीं हुई, पर वो तो 10 घंटे से सो रहा है, फिर नींद क्यों नहीं हुई। तो इस वजह से फिर पूरे दिन उसको, जैसे बैठे है टीवी देख रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, तो या फिर मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल गिर गया और सो गए, टीवी देखते देखते झपकी लग गई। यहाँ बाहर कोई वेट कर रहा है, वो बैठे बैठे झपकी ले। तो ये सारे सिम्टम्स है। किसी काम में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन कम हो जाना, ये सब ऑक्सीजन की कमी है। ये सारे जो आपका रात का एपनिया है, जो सांस रुकना है, जिसकी वजह से आपकी नींद टूट रही है, ठीक से यानी ये सारी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स हैं। यस, तो ये स्लीप रिलेटेड डिजीज हम इसको बोलते हैं। डॉक्टर, जब खर्राटे लोग लेते हैं तो फिर उसको आप क्या करते हैं? तो इसमें हम सबसे पहले तो पेशेंट की जांच, मतलब क्लिनिक में हम देखते हैं कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। ये मोस्टली जो ओवरवेट लोग होते हैं उनमें होता है, उनमें पाया जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट एकदम पतला है फिर भी उसे खराटे, और स्लीप एपनिया देखा है हमने, खराटे लेते इसलिए। और स्लीप एपनिया के सारे इनको सिम्टम्स भी होता है, तो फिर कैसे, तो उन लोगों में कई बार एनाटॉमिकल कुछ पोजीशनिंग अपनी होती है नेचुरली बाय बर्थ,
जिसकी वजह से उनका जो टंग होता है वो पीछे होता है, ये जो नीचे का जबड़ा है वो नीचे पीछे होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें उनमें भी पाई जाती है। तो ये जानने के लिए एग्जामिनेशन होने के बाद हम इनका स्लीप स्टडी करते हैं, जिसमें हम रात भर इनको, जैसे हम ईसीजी लेते हैं हार्ट के लिए, वैसे ही ब्रेन की एक्टिविटी देखने के लिए, रेस्पिरेशन की एक्टिविटी, ये सारा हम पूरी रात स्टडी करते हैं। और उसके बाद उसके हिसाब से क्या उपाय देना चाहिए, सीपैप या बाईपैप एक मशीन होती है जो हवा देके नली को खुला रखता है, तो वो उपाय हम इन लोगों में करते हैं। यानी कि जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है खर्राटे की, उन्होंने एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए, है ना, मतलब कुछ ना कुछ है उनको समस्या। पर मैंने देखा जेंट्स लोग ज्यादा खर्राटे मारते हैं लेडीज से। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारे पुस्तकों में भी है, तो आपकी ये बात सही है। जी जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन फिर भी आप यदि और कुछ बात बताना चाहें या कोई संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को तो जरूर बताइए। हमें कोशिश करनी है कि जो हम खुद है या फिर हमारा आजू बाजू का हमारा फैमिली है या सोसाइटी है, वहाँ पे जो कॉमन एटिकेट्स है, स्नीजिंग एटिकेट्स, कफिंग एटिकेट्स, इनको मेंटेन किया जाए। काफी छोटी छोटी चीजें, कोई भी हम मॉल में चले जाए या फिर कहीं पे हम शॉपिंग के लिए चला जाए, कोई खास दे, छींक दे, कोई मुंह पे हाथ नहीं रखता, और हमें पता नहीं, हम इंडिया इज अ टीबी बर्डन कंट्री, तो अगर किसी को टीबी है और वो अगर खांसी या छींक पर मुंह नहीं ढकता तो वो एक साथ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो ये सारा ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। हम खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी हम किसी और को सिखा पाएंगे। और जो थूकते भी हैं, बहुत थूकते हैं, जैसे पान मसाला खा के, या फिर जो पान मसाला नहीं भी खाता है, उन्हें भी कई बार आदत होती है कि कहीं भी थूक दे। जी जी, तो उसे भी हमें अवॉइड करना है और अवेयरनेस लानी है इन सब छोटी छोटी चीजों की। लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हैं, ये है छोटी लेकिन छोटी बातें पर बात काम ऐसा है वो। जी जी जी, तो डॉक्टर साहब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना बहुत प्रेशियस टाइम हमारे दर्शकों और हमारे लिए दिया, तो जरूर ये बहुत काम में आएगा सभी के। तो जी जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद।